पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और साइबर सुरक्षा समेत अन्य आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन जारी। प्रधानमंत्री आज भी करेंगे शिरकत। सम्मेलन का आज होगा समापन। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। उपायुक्त ने डिस्पैच सेंटर, बजगृह और मतगणना केंद्र बनाने को लेकर सुविधाओं का लिया जायजा। ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। माओवादी बंदी को लेकर राज्य में बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता। लातेहार में जेपीसी के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा से 2 साइबर अपराधी पकड़ाए। और सेल स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर बोकारो में हाफ मैराथन का आयोजन। दिव्यांग प्रतिभागियों ने भी दौड़ में शामिल होकर बुलंद हौसलों का किया प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और साइबर सुरक्षा समेत अन्य आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी इस अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भाग लेंगे। 3 दिवसीय ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ था। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा हो रही है। हर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों के नामकरण में शामिल होंगे। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जा रहा है। आजादी के अमृत काल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल भुगतान ने लोगों के जीवन को आसान और सुगम बना दिया है। एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय लोगों ने प्रौद्योगिकी और नवाचार को तेजी से अपनाया है। करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान से अनगिनत लोगों का जीवन आसान और सहज हुआ है। इस पर आपको कई रोचक किस्से भी सुनने को मिल जाएंगे। इसी तरह भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने पर एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा कि पूरे भारत में ये एक आम नजारा है। हमारे देशवासियों ने तकनीक और नवाचार को अपनाने में उल्लेखनीय निपुणता दिखाई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने डिस्पैच सेंटर, बजगृह और मतगणना केंद्र बनाए जाने को लेकर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सूचना भवन स्थित ईवीएम वेयरहाउस में चल रहे एफएलसी कार्यों का भी निरीक्षण कर ससमय कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 31 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगामी 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। नीति आयोग के हजारीबाग जिला के लिए नामित केंद्रीय प्रभारी पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के
महानिदेशक SCL दास ने जिले को डेल्टा रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई दी है। श्री दास ने हजारीबाग में नीति आयोग के विभिन्न मापदंडों से संबंधित कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की तथा जरूरत हिदायतें और सुझाव दिए। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि शुल्क विधेयक की चिंताओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कृषि शुल्क विधेयक की अव्यावहारिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर विस्तार से सारी चीजें बताई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस विधेयक का आम उपभोक्ताओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को बोर्ड परीक्षाओं के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। रांची स्थित DAV हेवेहल के प्राचार्य MK सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को बोर्ड परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से काफी अहम बताया है। सकते हैं कि जागरूक भी हैं, उत्सुक भी हैं और थोड़े तनाव में भी हैं। किस तरीके से जब प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करेंगे, और ये इसका कई सालों से ये चला आ रहा है प्रधानमंत्री का ये सिलसिला, प्रधानमंत्री किस तरीके से बच्चों को बूस्टअप करते हैं, पेरेंट्स को बूस्टअप करते हैं, जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या कुछ मंत्र होता है। और हमारे साथ आज जो दूरदर्शन की टीम है, इसका पड़ाव आज DAV हेवेहल पहुंचा है। सबसे पहले हम यहाँ के प्राचार्य MK सिन्हा जी से बात करते हैं। सर, किस तरीके से जो एक एग्जाम फीवर होता है वो आप लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है बच्चों में स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने का, और इससे काफ़ी फायदा भी हुआ है। बच्चे खुल कर करके बात करते हैं। जो परीक्षा का फियर है वो कम होता है, और वो कम होगा अच्छी तैयारी से। तो हम लोग भी अपने स्तर से, जैसे क्लास 10 और 12 में हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद सिलेबस को डिवाइड करके प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम लेते हैं, कॉपी चेक करके बच्चों को देते हैं। उसके बाद प्री बोर्ड लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम के फियर से बिल्कुल कोई फियर ना होनी चाहिए, बिल्कुल फियरलेस होनी चाहिए। उस पर इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि बच्चे जब एग्ज़ाम में जाएं तो उन्हें पता न चले कि होम एग्ज़ाम है कि बोर्ड एग्ज़ाम है। एक बोर्ड एग्ज़ाम के नाम को लेकर के जो होता है ना, वो बच्चों में इस प्रोग्राम से कम हुआ है। और हम बृहद पैमाने पर कोशिश करते हैं कि खास करके 9 से 12 के बच्चे को, जब प्रधानमंत्री जी का योजना होता है तो हॉल में जहाँ कैपेसिटी 800 से 1000 की है, वहाँ प्रोजेक्टर लगा करके उनके प्रोग्राम को दिखाते हैं। और उसके बाद उसकी चर्चा हम लोग बाद में भी करते हैं बच्चों से, ताकि उसको एक्सपेडाइट बढ़िया से कर सकें। तो एक जो कह सकते हैं बदलाव भी आया है, और बाकायदा जो 27 जनवरी को जो ये कार्यक्रम होने वाला है, इसकी तैयारियां इस स्कूल में भी की गई है। बाकायदा पूरे हॉल में जो है इसका जीवंत प्रसारण किया जाएगा। बच्चों में भी इसको लेकर उत्साह है, और एक जो पेरेंट्स का दबाव हमेशा होता था कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए, मेरे बच्चे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, ये थोड़ा सा क्या इस तरह के संवाद होने से वो कम हुआ है क्या? बिल्कुल, ये जो मन में एक रहता है कि बस यही बनना है, वो अब नहीं है। बच्चों को रुझान के अनुसार पेरेंट भी इस बात को समझते हैं कि बच्चे का पैशन कहाँ है और किस ओर बच्चे करना चाहते हैं, उसी ओर हम मेहनत करें, उसको हेल्प करें, इनकरेज करें, ताकि बच्चे और अच्छा करें, अपने जीवन में सफल हो। ये एग्जामिनेशन सिर्फ एग्जामिनेशन करिकुलम का है, सिलेबस का है। एग्जामिनेशन तो हर दिन देना है, एग्जाम लाइफ के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को तैयार करना है, और इस प्रोग्राम का यही खासियत है। ये जो एग्जाम इस बार जो बच्चे दे रहे हैं, जैसे 12th का जो बोर्ड इस बार बच्चे दे रहे हैं, उनके लिए एक तरीके का, क्योंकि 10th कोरोना काल की वजह से वो नहीं दे पाए थे, तो ऐसे में उनके मन में थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि डर, क्योंकि उनके लिए पहला बोर्ड ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले कई साल, इस साल में हमने कई बार एग्जाम ले चुके हैं। इसीलिए जो बच्चे बोर्ड में जाते हैं उसके पहले हम कई प्री बोर्ड होते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, और उसको बच्चे को दिखाते हैं कि आपकी कहाँ कमी है और इसको कैसे दूर किया जाता है, और इससे बहुत फायदा होता है बच्चे को। तो एकाएक एग्जाम देगा तब उसको दिक्कत होगी। इस बीच में कई एग्जाम हम लोग ले चुके हैं, इसलिए बच्चे को उसका फियर नहीं है।
तो बच्चों में अब एग्जाम को लेकर कोई फियर नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम और संस्करण को लेकर देशवासियों के साथ आए हैं तो निश्चित तौर पर ये जो बच्चे हैं उनके मन में जो एग्जाम फोबिया था, परीक्षा का डर था, उनके पेरेंट्स के ऊपर जो एक तरीके का दबाव रहता था बच्चों पर, वो भी माइंडसेट में बदलाव आया है और उसका ये परिणाम हो रहा है कि बच्चे अब खुलकर बात करते हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है। वो अपनी पसंद की चीजें की बात करते हैं और प्रधानमंत्री से इनके मन में जो क्वेरीज रहते हैं, जो घरों पर सॉल्व नहीं होते हैं, टीचर्स के पास सॉल्व नहीं होते, वो जो उनके मन में सवाल है, शायद उसका निदान परीक्षा पे चर्चा के जरिए मिल रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और संयुक्त सचिव पीयूष सिंह ने हजारीबाग जिले अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड के पकरी, बरवाटी तथा बानादाग कोल साइटिंग का दौरा किया। उन्होंने परिभ्रमण के दौरान क्षेत्र में चल रहे खनन कार्यों तथा विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं की समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने खनन परियोजना के संचालन में समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। मौके पर जिला के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। खूंटी जिला मुख्यालय से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर किए जा रहे अफीम की अवैध खेती को पहली बार महिला बटालियन ने नष्ट कर दिया। लगभग 5.5 एकड़ में की गई अफीम की खेती को नष्ट करने में महिला बटालियन को 1.5 घंटे का समय लगा। माओवादी बंदी को लेकर राज्य में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि राष्ट्र विरोधी तत्व के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। खूंटी में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जगह जगह सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पर्यटन स्थलों पर भी विशेष एहतियात बरती जा रही है। और ज़िले में जो भी उपलब्ध बल है, साइट बल है, हमारा अपना ज़िले का जो बल है, वो सभी विभिन्न अभियानों में सबके निकलने की तैयारी है और सारे अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद हैं। तो हम अपने तरफ से कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं और बंदी की तैयारी पूरी है। हम जितनी भी तरह के ऑपरेशन है सब में पार्टियाँ निकली हुई भी, निकल भी रही हैं और निकलेंगे भी। लातेहार जिले में पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मालहान गांव से जेपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उधर जामताड़ा से 2 साइबर अपराधी भी पकड़े गए हैं। गढ़वा के भंडरिया और रामकंडा प्रखंड क्षेत्र में आदमखोर बना तेंदुआ अब भी शूटर मोहम्मद शफत अली खान और वन विभाग की पकड़ से दूर है। शूटर को 20 दिन लग गए लेकिन अभी भी उन्हें तेंदुआ नजर नहीं आया है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि तेंदुआ को मारने का उन्हें परमिशन नहीं मिला है। वे केवल तेंदुए को बेहोश कर उसे पकड़ने की कोशिश में हैं। पलामू टाइगर रिजर्व से उनको खाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये एक वजह हो सकती कि ये इंसानों पे हमला कर रहे हैं, गांवों के भीतर आके बकरियां मार रहे हैं। तो ये लेपर्ड का या तेंदुए का नेचुरल बिहेवियर नहीं होता है। वो जानवर घने जंगल में रहते हैं और वहाँ हफ्ते में एक बार, यानी समझिए मोटा मोटा साल में 52 बार शिकार करके वो अपना खा लेते हैं। आदमी तेंदुए की या टाइगर की ग़िज़ा नहीं है। ये किसी न किसी वजह से, तनाव के कारण, यहाँ नई जगह पे आ जाने की वजह से, उसको नेचुरल उसका ग़िज़ा नहीं मिलने की वजह से वो आदमियों पे अटैक करते हैं। सिद्ध किया गया कि तेंदुआ है। साइटिंग किसी वन पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। ग्रामीण ने देखा है, जो बताया है उसके आधार पर, उसका फोटो के आधार पर ये क्लियर किया गया है कि तेंदुआ इस इलाके में है। आपका केस प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से चैम्बर भवन बिष्टुपुर में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की 3 नवीनतम पुस्तकों पर लेखकीय यात्रा सह पाठकीय संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान श्री हरिवंश की पुस्तक कैलाश मानसरोवर
पथ के प्रकाश पुंज और कलश पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मौके पर श्री हरिवंश ने कहा कि खुद के स्तर पर हम कैसे बेहतर हों, हमें ये देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले विचार लोगों को बदलते थे, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है जिसने पूरी दुनिया को बदल दी है। राज्यसभा के उपसभापति ने समाज परिवर्तन में वर्तमान और पूर्व के नेताओं की कोशिशों की भी चर्चा की। जमशेदपुर प्रेस क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में मेरी 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, दूसरा पथ के प्रकाश पुंज और तीसरा कलश। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2011 में हमने की थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे एक नई दृष्टि देती है, आप उस दृष्टि से ब्रह्मांड से जोड़ती है, व्यक्ति होकर भी आप समष्टि यानी समुदाय से जुड़ते हैं और किस तरह प्रकृति के बीच जाकर आपको अलग अनुभव होता है। पनडुब्बी आईएनएस वागीर को कल भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने से समुद्र में भारत की ताकत काफी बढ़ जाएगी। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर समुद्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये पनडुब्बी एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, माइन बिछाने और निगरानी मिशन जैसी क्षमताओं से लैस होगी। इसमें केंद्रीकृत प्रोपुलेशन और मशीनरी नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। आईएनएस वागीर में विश्व स्तरीय सेंसर भी लगाए गए हैं। वागीर सबमरीन जो है ये कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है और कलवरी क्लास के सारे सबमरीन जो हैं वो डिफरेंट रोल्स, जो वो मॉनिटरिंग हो, प्रेजेंस हो या सर्वेलेंस हो या कैरिंग आउट अटैक हो, हर एक रोल के लिए रेडी हैं। तो जिस रोल में हमें डिप्लॉय किया जाएगा उस रोल के लिए हम इक्विप करके जाएंगे। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद से वागीर की व्यापक जांच की गई। सेना में शामिल करने से पहले वागीर को कड़े निरीक्षण और समुद्री ट्रायल से गुजारा गया है। This submarine is designed to carry out anti-submarine warfare, anti-ship warfare and mine-laying operation and intelligence gathering operations. In addition to that, this submarine is very stealthy and can go up to very deep and find out information about the enemy. ये बहुत ही एडवांस सबमरीन है। बेसिकली अब तक जो सबमरीन हमारे पास आई है ये 5th सबमरीन है और इसमें जो हमारे मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज हम यूज़ करते हैं बहुत ही एडवांस हैं और डेफिनेटली हम आगे आने वाले टाइम पे जो भी वॉरफेयर सिनेरियो रहेगा उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आईएनएस वागीर पनडुब्बी की 2 मुख्य विशेषताएं गोपनीयता और निडरता पर खरी उतरती हैं। इससे पहले वागीर नाम से ही एक पनडुब्बी को 1 नवंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस पनडुब्बी ने गश्त लगाने समेत कई ऑपरेशनल मिशन में हिस्सा लिया। करीब 3 दशक तक देश को सेवाएं देने के बाद इसे 7 जनवरी 2001 को सेवा मुक्त किया गया। आईएनएस वागीर कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। हम जानते हैं कि इसकी जो ध्येय है शौर्य, साहस, समर्पण, ये जाहिर सी बात है, दर्शाता है कि किस तरीके से जब एक बार ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, बेड़े में आ जाएगी, किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। पहले की वागीर की परंपरा निभाते हुए ये वागीर भी अपनी स्टेलर सर्विस इंडियन नेवी को देगी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है और ठंड की शिद्दत में काफी कमी आई है। राज्य समेत अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान ऊपर की ओर चढ़ा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 1-2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से अधिक है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का यह सिलसिला आगामी 25 जनवरी तक चलता रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि धीरे धीरे यह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और ऊपर जाएगा। सेल स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हाफ मैराथन में 2110 और 5 किलोमीटर की दौड़ में समाज के विभिन्न तबकों और आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। दिव्यांग प्रतिभागियों ने 2 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लेकर अपने बुलंद हौसले का प्रदर्शन किया। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से हाफ मैराथन की शुरुआत हुई, जिसे बोकारो स्टील के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश और एडीजी अनिल पाल्टा ने रवाना किया। और आजकल खासकर कोविड के बाद लोगों में बहुत रियलाइजेशन हुआ है हेल्थ के प्रति, और सबसे सस्ता और लॉन्ग लास्टिंग असर शरीर पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से ही पड़ता है। तो इस बार बहुत ही अच्छी शुरुआत है और अगली बार आई एम श्योर ये लोग और स्केल अप करेंगे इस इवेंट को, ताकि बाहर से और इंटरनेशनल रनर्स भी आ पाए। तो हम लोगों ने भी कुछ सजेशंस दिए हैं और आई एम श्योर अगली बार बहुत ही अच्छा इवेंट होगा, और इस बार भी अच्छा है फॉर अ स्टार्ट। ओडिशा में पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भुवनेश्वर में होने वाले इस मैच को जीतकर भारत क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेगा। स्पेन और वेल्स को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर है और अब टीम के सामने क्वार्टर फाइनल में जाने की चुनौती है। हरमनप्रीत की सेना फिलहाल जिस फॉर्म में है उसे देखते हुए कीवी टीम से पार पाना मुश्किल भरा नहीं दिखता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की डोज हमेशा घातक होती है और शायद इस बात से भारतीय रणबांकुरे खुद को बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहेंगे। टीम की बात करें तो स्पेन और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक सिंह चोट के चलते न्यूजीलैंड मैच में सामने नहीं होंगे। ऐसे में ये बात जरूर टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका होगी, लेकिन इससे हटकर अगर खेल की बात करें तो एक बार फिर से टीम को पेनल्टी कॉर्नर पर जबरदस्त रूप से मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर पहले 2 मुकाबलों को उठाकर देखा जाए तो भारतीय टीम को कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, जहां टीम सिर्फ एक को ही गोल में बदल पाई। रायपुर में कल भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजय बढ़त बना ली है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 72 रन की साझेदारी निभाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। भारत को दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। कोहली 11 रन बनाकर सेंटेनर का शिकार बने, जबकि शुभमन गिल 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ 3 मैच की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली। इससे पहले न्यूजीलैंड की पूरी टीम 108 रन पर सिमट गई थी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में फिन एलन को 0 के स्कोर पर चलता किया, जबकि और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर में केंद्रीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने वाले पथ का उद्घाटन किया। श्री दुबे ने बताया कि यह सड़क 60 लाख की लागत से निजी खर्च तथा चंदे से बनी है, जो तंत्र को आईना दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के मद्देनजर खरसावां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर के श्रीनाथ हाई स्कूल में आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में निशा कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं आदित्य कुमार द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि सविता कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने विजेताओं को पुरस्कृत कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। साहिबगंज के उपायुक्त ने एमवी गंगा क्रूज से आए यात्रियों को साहिबगंज के प्रसिद्ध सिल्क से बने स्कार्फ एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया। वहीं आगंतुकों ने समीप के गांव का भ्रमण करते हुए गांव की तस्वीर खींची। बोकारो उपायुक्त ने एक बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को जो दायित्व दिए गए हैं उसका निष्पादन वे समय करें और इसमें किसी तरह की कोई चूक न हो। दुमका उपायुक्त ने जिला यूनिफाइड कमांड कमेटी के सभी सदस्यों के साथ बैठक कर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं से लोगों को आच्छादित करने, जागरूक करने तथा खेल का आयोजन करने से संबंधित कई आवश्यक निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सहाय के तहत गोइलकेरा में प्रखंड स्तरीय 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को सरकार जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है ताकि खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके। पाकुड़ में अमरापाड़ा प्रखंड सभागार के पचुवाड़ा नॉर्थ और सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटी तथा एमडीओ के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोल ब्लॉक से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित कोल ब्लॉक के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सरायकेला उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान और अंत में मुख्य समाचार। पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और साइबर सुरक्षा समेत अन्य आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन जारी। प्रधानमंत्री आज भी करेंगे शिरकत। सम्मेलन का आज होगा समापन। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। उपायुक्त ने डिस्पैच सेंटर, वज्रगृह और मतगणना केंद्र बनाने को लेकर उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा। ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। माओवादी बंदी को लेकर राज्य में बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता। लातेहार में जेपीसी के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।